हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम जानेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, रिटर्न्स टू स्केल क्या है, आइसो क्वांट्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। So, the production function is the technical relationship between the inputs a firm uses and the output it creates. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टेक्निकल रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनपुट जो एक फर्म यूज़ कर रही है और आउटपुट जो वो क्रिएट कर रही है उन इनपुट्स का यूज़ करके। इनपुट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही इनपुट्स हैं। द रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेज जो हैं जिनका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, जैसे लेबर, कैपिटल और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हम अभी दो फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, लेबर एंड कैपिटल। लेबर को एल से डिनोट करेंगे और कैपिटल को के से। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आउटपुट वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करी गई है इन इनपुट्स का यूज़ करके। Q इज इक्वल्स टू एफ इन ब्रैकेट एल एंड के। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है या ये रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है? किसकी? इनपुट्स की और आउटपुट की। क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट है वो किसका फंक्शन है? लेबर एंड कैपिटल का। जैसे यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है, लेबर है प्लस कैपिटल, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद दो चीज़ें हैं, द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि वो पीरियड है वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। यू कैन नॉट बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री ओवरनाइट। तो शॉर्ट रन वो पीरियड है जहाँ पे जो कम से कम एक फैक्टर आपका क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो जो कैपिटल है इस टिपिकली फिक्स्ड। कैपिटल को हम जनरली क्या मानते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड है। शॉर्ट रन में होता ये है कि जो प्रोडक्शन है दैट प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। क्योंकि हमने माना था कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो किसकी हेल्प से आने वाला है? लेबर एंड कैपिटल। तो शॉर्ट रन में हमने क्या किया है कि कैपिटल को फिक्स्ड माना है। कैपिटल के फिक्स्ड होने से एक चीज़ इंडिकेट होती है कि जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है किससे? वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके। तो क्योंकि कैपिटल जो है हमारा फिक्स्ड है। उसके बाद जो लॉन्ग रन है उसमें क्या देखते हैं? अ पीरियड लॉन्ग इनफ दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकेम वेरिएबल। इसमें क्या होगा? बिकम वेरिएबल, सॉरी। इसमें होगा ये कि लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पे जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, लेबर है और कैपिटल है, वो क्या रहते हैं? वो वेरिएबल रहते हैं। तो अगर हमें अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, हम लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा के अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? Q इज इक्वल्स टू एफ, दैट इट मीन्स फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल के ऊपर ये बार डिनोट करता है कि कैपिटल को हमने क्या माना है? फिक्स्ड माना है। वहीं लॉन्ग रन में Q इज इक्वल्स टू एफ एल एंड के। यहाँ पे दोनों ही जो लेबर है कैपिटल है दोनों क्या है? वेरिएबल हैं। और शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर हमारा वेरिएबल है। उसके बाद आती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब कैसे पता चलेगा कि जो शॉर्ट रन है हमें कितनी लेबर हायर करनी है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है? तो हम करते क्या हैं? जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये क्या एक्सप्लेन करती है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स टू आउटपुट व्हेन यू ऐड मोर ऑफ वन इनपुट वाइल कीपिंग अनदर इनपुट कांस्टेंट। ये लॉ एक्सप्लेन करती है कि क्या होता है आउटपुट को जब हम जो इनपुट लेबर है जिसको हमने वेरिएबल माना है, अगर हम ऐड करेंगे उसकी एक और यूनिट, जबकि हमारी जो दूसरी इनपुट है यानी कि जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है। तो ये लॉ एक्सप्लेन कर रही है कि जब हमारा कैपिटल कांस्टेंट है और लेबर की एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारा आउटपुट बढ़ेगा, बढ़ते दर से बढ़ेगा, घटते दर से बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें यही चीज़ बताती है कि आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जब हम अपनी एक इनपुट जो कि वेरिएबल है उसकी यूनिट को बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ द सेंट्रल चैलेंज ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है? टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है फिर?
एडिशनल आउटपुट जनरेटेड बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जब हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड थे यानी कैपिटल फिक्स्ड थी, तो जब हम अपने वेरिएबल जिसको हमने क्या माना है लेबर, जब हम लेबर की एक एडिशनल यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उससे एडिशनल आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कैपिटल है प्लस लेबर, तो आउटपुट एक यूनिट आ गई। उसके बाद जब हमने दो वेरिएबल फैक्टर्स लगाए यानी कि दो लेबर हो गई, एक और को ऐड कर लिया, तो हमारा आउटपुट बढ़ गया। हम साइज देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा आउटपुट बढ़ गया। उसके बाद फिर हमने एक और लेबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिक्स्ड फैक्टर हमारा उतना ही था, फिक्स्ड ही है वो, तो हमारा आउटपुट और ज़्यादा बढ़ गया। आगे क्या होता है कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर को वन बाय वन बढ़ा रहे हैं और उसको जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे आउटपुट हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी 3 स्टेजेस जनरेट होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमको मिल रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर बढ़ते दर से बढ़ रहा है, यानी कि टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 1 में जो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो तुम कर्व देख रहे हो, ये टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ते दर से। फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो रहा है। ये किस रीज़न से होता है, मतलब जो स्टेज 1 है उसके क्या रीजंस हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। क्योंकि फिक्स फैक्टर के साथ हम लेबर को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा है स्टेज 2 जो हम देख रहे हैं, वो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन घटते दर से बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरना स्टार्ट हो गया, गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। उसके बाद जो हमारी स्टेज 3 है, यहाँ पे हमारे निगेटिव रिटर्न्स है, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कम हो रहा है और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया है स्टेज 3 में, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया है। इसके रीजंस क्या हैं? द फिक्स्ड फैक्टर इज ओवर बर्डनड, वेरिएबल फैक्टर इंटरफियर विद ईच अदर, यानी कि हमारे इतने वेरिएबल फैक्टर्स हमने बढ़ा दिए एक के बाद कि जो हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ओवर बर्डनड हो गया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कम हो रहा है और मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो गया है। अब आता है द रेशनल प्रोड्यूसर्स डिसीजन। अगर आप रेशनल प्रोड्यूसर हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी स्टेज तक अपना प्रोडक्शन करना है, यानी कि आपको किस लेवल ऑफ आउटपुट तक अपनी जो लेबर्स है उसको बढ़ाना है, मतलब लेबर को किस पॉइंट तक बढ़ाएं कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये आती है स्टेज 2। याद रखना, स्टेज 2 को ही ऑप्टिमल प्रोडक्शन जोन बोला जाता है। ओके, तो अ रेशनल प्रोड्यूसर विल नेवर चूज टू ऑपरेट इन स्टेज 1 और स्टेज 3। कोई भी रेशनल यानी कि कोई भी समझदार जो प्रोड्यूसर होगा वो कभी भी चूज़ नहीं करेगा कि वो स्टेज 1 में ऑपरेट करे या फिर स्टेज 3 में ऑपरेट करे। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा स्टेज 2 में ही अपना प्रोडक्शन करेगा, यही उसका ऑप्टिमल प्रोडक्शन जोन है। क्यों स्टेज 1 में क्यों प्रोडक्शन नहीं करेगा वो, मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है स्टेज 1 में बट वहाँ पे अपना मतलब क्यों नहीं रुक जाएगा उस वाले स्टेज में, क्यों वो आगे बढ़ता रहेगा, क्यों और लेबर जो है उसको लगाता रहेगा। पहला है स्टेज 1 में क्यों नहीं होगा यहाँ पे होता क्या है कि हमारे फिक्स जो कैपिटल है उसके वो जो फिक्स फैक्टर है, हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या है, अंडर यूटिलाइज है। तो जब हम स्टार्टिंग में अपनी जो लेबर है उसको बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमको जो मार्जिनल रिटर्न मिल रहा है जो मार्जिनल प्रोडक्ट की फॉर्म में वो बढ़ता हुआ मिल रहा है। और अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ मिल रहा है तो ये तो प्रॉफिटेबल हो गया ना, कि हम तो और लेबर को इंट्रोड्यूस करेंगे फर्म में, क्योंकि उस एक लेबर को बढ़ाने से जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है वो बढ़ता हुआ आ रहा है, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। मैं जो भी प्रोड्यूसर होगा वो और लेबर अपनी इंक्रीज़ करता रहेगा। उसके बाद स्टेज 3 में क्यों ऑपरेट नहीं करेगा, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो कम होने लगता है। तो
अगर आउटपुट कम हो रहा है तो कोई प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि वो एडिशनल लेबर लगाए, किस लिए? अपने टोटल प्रोडक्ट को कम करने के लिए। तो ये तो बहुत बेतुकी बात होगी, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। तो कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 3 में भी ऑपरेट नहीं करेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि ऑपरेशनल प्रोडक्शन जोन कौन सा है, तो आप बोलोगे स्टेज 2। स्टेज 2 यानी जहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, और बोल सकते हो कि जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। उसके बाद आइसोक्वांट क्या होता है? जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था हमने, उसमें कॉम्बिनेशन देखा था दो गुड्स का, जो भी कंज्यूमर था वो कंज्यूम कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। वैस और सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी थी वो पूरे इंडिफरेंस कर्व पे हर बंडल पे क्या थी? सिमिलर थी। वैसे ही आइसोक्वांट क्या रिलेशन दिखाता है, किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है? याद रखना, आइसोक्वांट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में रिलेशन दिखा रहा है। किसके बीच में? लेबर एंड कैपिटल। An isoquant is a curve showing all possible combination of two inputs. तो आइसोक्वांट एक वो कर्व है जो शो करता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसके? दो इनपुट्स के। कौन कौन से इनपुट्स थे? लेबर एंड कैपिटल। दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। याद रखना, यहाँ पे कोई भी बंडल हो, चाहे आप 10 कैपिटल 2 लेबर ले रहे हो या फिर 10 लेबर 2 कैपिटल ले रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा आउटपुट है वो सेम है। IQ इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। ठीक है। आइसोक्वांट पे, पूरे आइसोक्वांट पे कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारे इनपुट्स का या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है? वो सेम है, 100 यूनिट्स है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एन आइसोक्वांट इज अ कर्व showing all possible combination of two inputs, labor and capital, that produce the same level of output। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आती हैं असेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट्स। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, वैसे ही जो हमारा आइसोक्वांट है इसमें भी क्या होता है? ये किस शेप का है? ये कन्वेक्स शेप का है। पहला निगेटिव स्लोप क्या डिनोट कर रहा है? टू मेंटेन द सेम आउटपुट इफ़ यू इंक्रीज लेबर यू मस्ट डिक्रीज कैपिटल। इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ। सीधी सी बात है, अगर हम एक जो इनपुट है उसको बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग लेबर, अगर तुम्हें लेबर ज़्यादा लगानी है तो तुम्हें कैपिटल कम करनी पड़ेगी। ये निगेटिव स्लोप इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर को तभी इंक्रीज करा जा सकता है जब तुम अपनी कैपिटल को कम कर रहे हो और इससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो सेम है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, जो इसका स्लोप है वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। एज वी सब्सटीट्यूट मोर लेबर फॉर कैपिटल, लेबर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो जैसे हम ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं इन प्लेस ऑफ कैपिटल, तो जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो याद रखना, जो आइसोक्वांट है वो निगेटिव स्लोप होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स होने का रीज़न क्या है? मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। उसके बाद है टू आइसोक्वांट नेवर इंटरसेक्ट। दो आइसोक्वांट कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कुड प्रोड्यूस टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम बोल रहे हो कि सेम कॉम्बिनेशन है इनपुट का और वो दो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फोर्थ क्या है? हायर आइसोक्वांट इज इक्वल्स टू हायर आउटपुट। जितना आइसोक्वांट हायर होगा या ओरिजिन से दूर होगा, उसका मतलब होगा कि वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस वाले पॉइंट पे हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जो आइसोक्वांट 1 है वहाँ पे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर आइसोक्वांट जो 2 है वहाँ पे 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही आइसोक्वांट जो हमारा 3 है वहाँ पे 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये मोर और लेस इंडिफरेंस कर्व के जैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट कंसेप्ट दोनों अलग हैं। तो दोनों को दिमाग में क्लियर रखना। उसके बाद आता है रिटर्न्स टू स्केल। जो रिटर्न्स टू फैक्टर हमने पढ़ा था या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जहाँ हमने देखा था, वो शॉर्ट रन का केस था, जहाँ पे हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड था और दूसरा जो फैक्टर था या दूसरा जो इनपुट था वो वेरिएबल था। अभी हम आते हैं रिटर्न्स टू स्केल।
रिटर्न्स टू स्केल क्या एग्जामिन करती है? इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रपोर्शन। याद रखना, वहाँ पे हम आउटपुट बढ़ा रहे थे, कैसे? कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रख के और जो वेरिएबल फैक्टर्स था उनको इंक्रीज करके। लेकिन रिटर्न्स टू स्केल जो है वो क्या किस किस के बीच का रिलेशनशिप दिखाती है? इनपुट्स का और आउटपुट का। जब वो फर्म अपने सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकती है। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर जो था, जो लेबर थी, उसी को हम बढ़ा रहे थे और जो कैपिटल थी वो हमारी फिक्स्ड थी, तब हमारा आउटपुट बढ़ रहा था। लेकिन रिटर्न्स टू स्केल वाले केस में क्या होगा कि हम सारे इनपुट्स को बढ़ा सकते हैं, बट याद रखना सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना है। अब देखते हैं यहाँ पे सपोज करो जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे एक कैपिटल है, 2 लेबर है, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब सोचो अगर हमारी जो कैपिटल है वो डबल हो जाए और जो हमारी लेबर है वो भी डबल हो जाए, जो लेबर 2 से 4 हो जाए और जो हमारी कैपिटल थी उस वो भी डबल हो जाए, तो अब हमारा जो आउटपुट है वो कितना आएगा? अब ये हमें कौन बताएगा? ये हमें पता चलेगा किससे? ये पता चलेगा रिटर्न्स टू स्केल से। तो होता क्या है इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। जैसे लास्ट में भी हमने देखा था रिटर्न्स टू फैक्टर, वहाँ पे भी 3 स्टेजेस थी, यहाँ पे भी 3 स्टेजेस हैं जब प्रोडक्शन होगा। वो रिटर्न्स टू फैक्टर था, ये रिटर्न्स टू स्केल है। वहाँ पे जो 3 स्टेजेस थी वो थी इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा था निगेटिव रिटर्न्स। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रन में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि जब हम अपने इनपुट्स को बढ़ाएंगे, इनपुट्स दोनों होंगे, लेबर भी होगी और कैपिटल भी होगी, तो अगर हम अपने इनपुट्स को सपोज करो 100% से हमने बढ़ा दिया, तो जो हमारे आउटपुट बढ़ेगा वो 120% से बढ़ा है। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि हमने अपने जो इनपुट्स थे वो डबल करे थे, लेकिन जो हमारा आउटपुट था वो डबल से भी ज़्यादा से बढ़ गया। तो यहाँ का मतलब है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। कांस्टेंट में क्या होगा? अगर हम अपने इनपुट्स को डबल कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो भी डबल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स में होता है कि अगर हम अपने इनपुट्स को डबल कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो डबल से कम बढ़ रहा है, वो क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले केसेस में अगर हमारे इनपुट्स 120% पहुंच गए, तो जो नहीं सॉरी अगर हमारे इनपुट्स हमने 100% से बढ़ाए हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो 120% से बढ़ गया। वैसे ही सेकंड वाले केस में क्या है कि अगर हमने 100% से इंक्रीज़ हुआ है इनपुट में, तो जो आउटपुट है उसमें भी 100% से इंक्रीज़ हुआ है। और डिक्रीजिंग रिटर्न में अगर 100% से इंक्रीज़ हुआ है इनपुट में, तो हमारा आउटपुट 80% से इंक्रीज़ हुआ है। रीजंस क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फैक्टर्स जो रीजंस हैं वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। जब हम बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बल्क में तुम रॉ मटेरियल्स परचेज करोगे तो वो उनकी कम कॉस्ट लगेगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। जबकि कांस्टेंट में क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा ऑपरेशन ऑफ स्केल है, जो तुम स्केल जहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वहाँ पे कोई एफिशिएंसी नहीं आ रही है, और ना ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एफिशिएंसी थी वो कम हो रही थी, जैसा काम चल रहा है वैसा ही चल रहा था। डिसइकोनॉमीज़ में क्या होता है कि बड़ा स्केल पे प्रोडक्शन करने से कुछ नुकसान होने लगते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या कोऑर्डिनेशन का इशू हो जाता है। तो इन रीज़न की वजह से क्या हो जाता है कि जिस हिसाब से हम अपने इनपुट्स बढ़ाते हैं उस हिसाब से हमको आउटपुट बढ़ते हुए नहीं मिलते, उससे कम से बढ़ते हुए मिलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें क्या होगा? वाइल द प्रीवियस कंसेप्ट फोकस्ड ऑन अ सिंगल फॉर्म्स आउटपुट, अभी हमने जो भी पढ़ा था हमने सिंगल फॉर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, लेकिन जो पीपीएफ है ये इलस्ट्रेट करता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स फॉर एन एंटायर इकोनॉमी गिवन इट्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमीज प्रोडक्शन लिमिट।
ये वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो पीपीएफ का जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, आइसो क्वांट, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। कौन से स्टेज ऑप्टिमल वाला था, मतलब जो रेशनल प्रोड्यूसर होगा वो कौन सी स्टेज में अपना प्रोडक्शन रोक देगा। आई होप ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो पीपीएफ और जो बाकी के कुछ कंसेप्ट हमारे रहते हैं वो कराने के बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।